वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज योर जर्नल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले ना तुम लोगों को लास्ट की 2 वीडियोस देखनी है, ठीक है। नाम है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जब तक वो नहीं समझोगे तब तक ये नहीं समझ आएगा। अगर तुम्हें मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में थी वो आती है तो तुम इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है सर। सबसे पहले समझते हैं जर्नल का मतलब क्या होता है। मुझे पता है ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है, इसीलिए हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, ट्रांजेक्शन को लिख के रखता है। लिख के रख के कहने को बोलते हैं रिकॉर्ड करके रखता है। तो रिकॉर्डिंग जिस बुक में होती है उसको बोलते हैं जर्नल। देखो कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलता है, सबसे पहले होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब कोई बिल हो गया, कोई वाउचर हो गया, जिसके बेस के ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं सर? एक बुक ऑफ अकाउंट जिसको बोलते हैं जर्नल। फिर वही ट्रांजैक्शन क्लासीफाई होती है लेजर में, समराइज होती है ट्रायल बैलेंस में, और एंड में बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम अभी खड़े हैं कि रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है सर? जर्नल में। जब भी जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी ना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी। प्रॉपर फॉर्मेट में बताता हूँ कौन सा होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अप्रैल का मंथ चल रहा है तो 1 अप्रैल, 2nd, 3rd, 4th एक लाइन वाइज चलना। ये नहीं कि पहले 6 अप्रैल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, ठीक है, और फिर तुम लोगों ने 2 अप्रैल की कर ली, ऐसा नहीं होगा। तो देखो सर, जर्नल का मतलब समझते हैं। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसने बोला जब तुम इसके फॉर्मेट को देखोगे ना तो तुम्हें 2 वर्ड दिखेंगे, DR और CR। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट। उसने बोला कि कौन सी ट्रांजैक्शन में, देखो हर एक ट्रांजैक्शन के ना 2 इफेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट पे चलती है, मिनिमम 2 इफेक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगी उसमें 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स, तो इसमें क्या होगा, मेरे बिजनेस से गुड्स चले गए, कैश आ गए, तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए। अब सर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो कौन सा अकाउंट हम लोग डेबिट में लिखेंगे, कौन सा अकाउंट हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, ये किसके बेसिस पे करेंगे? जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट लास्ट वीडियो में पढ़े। तो एक बार उसको जरूर देख लेना अगर नहीं आती तो। यहाँ पर भी वो ये बोल रहा है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। कि अपनी मर्जी से भी ना एक ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट हुए, कोई भी इफेक्ट को डेबिट में डाल दो, कोई भी इफेक्ट को क्रेडिट में डाल दो, ऐसा मत करना। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को अप्लाई करके चलना, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सर, एक बार फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है डेट, कि ट्रांजैक्शन किस डेट को हुई है। पर्टिकुलर्स में हम बताएंगे, मैं अभी जब एंट्री बताऊंगा तब बता दूंगा क्या आता है सर। एक आता है LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। सर लेजर फोलियो का मतलब है कि ये जो जर्नल की एंट्री है ये ट्रांसफर होगी लेजर में, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन होती है। मतलब जर्नल एक बुक है, फिर दूसरी बुक होगी लेजर। तो लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जर्नल की ये ट्रांजैक्शन लेजर की बुक में कौन से पेज नंबर पे है। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट। अब सर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि हमने सर, आपने बोला कि रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बेस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब कौन सा रूल अप्लाई करना, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच? मैं तुम लोगों को जब बेसिक एंट्रीज करवाऊंगा ना अभी, तो मैं दोनों से करवाऊंगा, दोनों एक बार साथ साथ समझा दूंगा। तुम्हें जो इजी लगे वो कर लेना। सेकेंड थिंग, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को करवाऊंगा तब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में एंट्री करवाऊंगा, ना कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैंने रूल कैसे लगाया। तो सर तुम लोग कोई भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। फॉलो एनी अप्रोच, द आंसर विल बी द सेम। अच्छा सर, अब शुरू करते हैं एंट्रीज को, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर बिजनेस शुरू हो रहा है तो दिमाग लगाओ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी सर? सबसे पहली एंट्री होनी चाहिए कि ओनर बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लेके आ रहा है, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है ओनर। जर्नल में ना ओनर का नाम कभी ओनर की बुक्स में नहीं आता। इसका अगर मेरा बिजनेस है मोहक छाबड़ा क्लासेस, ठीक है, तो मेरा नाम है मोहक, मैं इसका ओनर हूँ। अब मैं अपना नाम जो है ना, जब मेरे बिजनेस की बुक्स के अंदर अपना अकाउंट अपने नाम से नहीं खोल सकता, ठीक है, मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहली एंट्री सोचो बिजनेस के अंदर क्या होती होगी
सपोज तुम बिजनेस नया खोल रहे हो सर, सबसे पहले तो ओनर पैसा लगाएगा ना बिजनेस के अंदर। पैसा ही जब तक इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक आगे क्या होगा, तब तक गुड्स कैसे परचेज करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, तब तक कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहली होती है एंट्रीज इन रिलेशन टू ओनर, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री कहता जी रोहन, ठीक है, ओनर है रोहन, इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन कैश ऑन 1/4/2024। उसने बोला कि उसने नया बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को और उसने कैश इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले डेट लिखो सर, डेट आ गई 1 अप्रैल 2024। अब दिमाग लगाओ, जब ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो एक ट्रांजैक्शन हुई ये, इसके 2 इफेक्ट्स होंगे। 2 कौन कौन से अकाउंट जो है सर वो इसमें लगे होंगे। सर एक देखो, बिजनेस के अंदर ना कैश आया, क्योंकि हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट से करेंगे। तो बिजनेस के अंदर कैश आया। कैश मेरा होता है एसेट। एसेट का मतलब होता है, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से चलूंगा तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, दूसरा अगर मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे तो मेरे को पता है मेरा जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। तो कैश मेरे बिजनेस के अंदर आएगा तो मेरा एसेट बढ़ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में इसको क्या करना है, डेबिट। तो देखो यहां पर कैसे लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, कितने से सर, 1 लाख से। दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, एक तो कैश बढ़ गया और जो ओनर है उसने, अगर ये पैसा ओनर ने दिया है तो ओनर की कैपिटल भी बढ़ गया, ठीक है सर। अगर कैपिटल बढ़ गया, मुझे पता है ट्रेडिशनल अप्रोच से कैपिटल जो होता है वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि किसी इंसान के नाम पे होता है। अच्छा, तो मेरा उसका रूल क्या होता था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जो कैपिटल देने वाला है, ठीक है, ओनर जो है उसका अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, तो वो गिवर है, तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूंगा तो उसमें क्या मैंने बताया था, जो कैपिटल होता है लाइबिलिटी होती है, पैसा देने से कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ेगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो सबसे पहली एंट्री सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली एंट्री ही ये है बिजनेस में, क्योंकि जब तक पैसा ही नहीं लेके आओगे तब तक आगे क्या शुरू होगा। सर सेकेंड एंट्री को देखते हैं अब, कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख, फर्नीचर ऑफ ₹50,000 एंड स्टॉक ऑफ ₹20,000। अच्छा सर ध्यान से समझो, अब उसने बोला कि ओनर ने ना पिछली एंट्री में बस कैश लेके आया। हो सकता है ओनर इसमें से बोले कि ठीक है मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो ये मैं अपने बिजनेस के अंदर कैश लेके आ रहा हूँ, और ये थोड़ा सा ना फर्नीचर भी घर पे पड़ा था तो मैं ये भी बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और कुछ स्टॉक पड़ा था वो भी मैं बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो ठीक है सर, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, डेट, लेट सपोज डेट मैं सेम डाल देता हूँ, वो तुम्हें पेपर में गिवन होगी। सर मेरे बिजनेस के अंदर सोचो क्या क्या आया, कैश आया, एसेट है, फर्नीचर आया, एसेट है, स्टॉक आया, एसेट है, तीनों ही एसेट है। एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, और एसेट्स हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो तीनों को करूंगा डेबिट। तो यहां पर आ गया कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे सर, टू कैपिटल अकाउंट में। तो देखो यहाँ पर आ गया 1 लाख, इधर आ गया 50,000, इधर आ गया 20,000, और इन तीनों का टोटल 1,70,000। अब तुम लोगों में से कोई बच्चे पूछेंगे सर क्या इसकी 3 अलग अलग एंट्रीज पास हो सकती हैं, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, फिर हम डालें फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000, कैश में 1 लाख आएगा, सॉरी, ठीक है। तो सर ये तीनों एंट्रीज अलग अलग भी पास हो सकती हैं, और अगर तुम इसको इकट्ठी एंट्री पास करना चाहो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अब सर ये देखो हमने 2 एंट्रीज तो लिख ली। अब हम लोग ना इसमें ही मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि नरेशन कैसे लिखते हैं। जैसे ऊपर वाली एंट्री में मैं नरेशन का मतलब क्या होता है कि मुझे बताना है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो सर मुझे ये बताना पड़ेगा कि एंट्री में है क्या। तो नरेशन कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बीइंग कैश ऑफ ₹1 लाख इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। मतलब तुम्हें बस ऊपर वाली एंट्री का थोड़ा सा मतलब बताना है कि क्या है, ठीक है। ये कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, या बीइंग कैश ऑफ ₹1 लाख इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। तो ये बस तुम्हें यहाँ पर ये वर्ड बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि ये रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम लोग बदल सकते हो, ठीक है। तो नरेशन का मतलब होता है कि जो एंट्री लिखे उसका एक ब्रीफ समरी देना। तो नेक्स्ट एंट्री भी समझ आ गई। अब सर थर्ड एंट्री,
अगर ओनर पैसा लगा रहा है तो ओनर पैसा वापस भी लेके जा सकता है। जब ओनर पैसा पर्सनल यूज़ के लिए वापस लेके जाता है, बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब उसने बोला, देखो ध्यान से, अब इसमें थर्ड एंट्री में वो बोल रहा है रोहन विड्रू 2 लाख फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। 2 लाख रुपये वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल के लेके गया। ध्यान से एक बात को समझो, ये एक ट्रांजेक्शन हो गई, इसके 2 इफेक्ट सोचो। सबसे पहले कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया। जब भी मेरे बिजनेस से कैश बाहर जाते हैं, अच्छा पहला तो चला गया कैश। दूसरा, अब जब ये पैसा बिजनेस के बाहर से गया ना, तो सर इसके लिए एक स्पेसिफिक हम अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होता है ड्राइंग्स। क्या नाम होता है सर? ड्राइंग्स। सर हमने सेपरेट अकाउंट क्यों खोला? देखो यार, कैपिटल का हिसाब अलग मेंटेन होता है कि पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको अलग अकाउंट में रखो, जब पैसा निकाल रहे हो तो उसको अलग अकाउंट में रखो, क्योंकि ओनर का हिसाब किताब मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसने बोला जब भी पैसा निकालेगा ओनर पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ड्राइंग्स जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। अब ये पैसा बिजनेसमैन को देगा तो बिजनेसमैन को रिसीव होगा। बिजनेसमैन के लिए हमने कौन सा अकाउंट अभी जब पैसा निकालेंगे तो खोलेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स को कर दूंगा डेबिट। तो सर ड्राइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट। मेरे बिजनेस से कैश चला गया तो मैंने क्या बोला था? कैश एक एसेट है, ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट करो जब पैसा आया था। अब क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो टू कैश अकाउंट। तो यहाँ आ गया सर, यहाँ डेट कुछ भी डाल लेना जो तुम्हारे गिवन होगी। अब सर एक बात समझो, ड्राइंग्स को मैंने डेबिट क्यों किया? एक बार मैं तुम्हें मॉडर्न अप्रोच से बताता हूँ। जब भी मैं ड्राइंग्स करता हूँ तो मेरा कैपिटल कम हो जाता है। 1 लाख ओनर ने लगाया था, 20,000 का घर पे ले गया तो कैपिटल बचा 80,000 का। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अच्छा सर कैश, ये भी एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। पहली एंट्री थी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट। फिर उसने बोला कैपिटल में कैश भी आया और कुछ एसेट्स भी लेके आया, तो ठीक है सब सारे एसेट्स को डेबिट करो, कैपिटल में डाल दो। अब उसने बोला कि मैं पैसा पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया तो मैं एक सेपरेट अकाउंट खोलता हूँ जिसका नाम होता है ड्राइंग्स, क्योंकि ये ओनर ने पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ड्राइंग्स टू कैश। नेक्स्ट, अब उसने बोला चलो ओनर ने ना 10 लाख रुपये बिजनेस के अंदर लाना था, उसने 10 लाख रुपये बिजनेस के अंदर वो ले आए। अब क्या होगा सर? बिजनेस में या तो गुड्स प्रोवाइड करोगे या तो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अगर तुम बिजनेस में गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो तो मतलब अब तुम्हारी ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू गुड्स पड़ेंगे। पैसा तो आ गया, जब तक अपने बिजनेस के अंदर स्टॉक ही नहीं भरोगे, गुड्स ही नहीं लेके आओगे तो बेचोगे क्या और प्रॉफिट क्या कमाओगे? तो बिजनेस क्या करोगे? सबसे पहले अब हम सीखेंगे गुड्स की ट्रांजेक्शन। गुड्स की ट्रांजेक्शन में 4 तरह की ट्रांजेक्शन होती है गुड्स के रिलेशन में। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। देखते हैं सर परचेजेस। अब देखो परचेजेस ना 2 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली कैश परचेज और सेकंड इज योर क्रेडिट परचेज। ठीक है, कैश परचेज का मतलब होता है अभी मैंने गुड्स लिया और अभी का भी पैसा पे कर दिया। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है गुड्स मैंने अभी लिए बट उसको जो पेमेंट करनी है वो आज से 15, 20, 25, 30 दिन बाद करनी है। तो कैश परचेज अगर होता है तो हम एंट्री क्या डालते हैं? एंट्री नंबर 4 पढ़ रहे हैं, रोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। अच्छा सर, अब उसने बोला कि मैं गुड्स मैंने परचेज किए और इन कैश किए। मुझे पता है हम जर्नल में ना गुड्स वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने परचेज की डेफिनेशन पढ़ाते हुए तुम्हें बताया था कि परचेज एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है किसके लिए? कि जब मैं गुड्स को खरीद के ला रहा हूँ, जब मैं गुड्स को खरीद के ला रहा हूँ तो स्पेसिफिक टर्म जो यूज़ करूँगा उसको बोलते हैं परचेजेस। ठीक है, बट सर अगर मैं क्या एक एसेट को खरीद के ला रहा हूँ, सपोज मशीनरी खरीद के ला रहा हूँ, परचेज ऑफ मशीनरी, तो भी वर्ड परचेज यूज करूंगा? द आंसर इज नो। परचेज वर्ड तभी यूज होगा जब तुमने गुड्स को परचेज किया। गुड्स का मतलब है जो तुम्हारे डे टू डे बिजनेस में तुम बेच रहे हो। फर्नीचर की दुकान के लिए फर्नीचर एक गुड है, बट फर्नीचर की दुकान के लिए प्लांट और मशीनरी एक एसेट है। तो जब तुम गुड्स को बाय करोगे ना तब तुम वर्ड यूज करोगे परचेज, जब गुड्स को सेल करोगे तो वर्ड यूज करोगे सेल। अगर कोई फिक्स्ड एसेट को बाय कर रहे हो तो यूज करोगे उस फिक्स्ड एसेट का नाम, मतलब मशीनरी है तो मशीनरी, फर्नीचर है तो फर्नीचर। जब सेल करोगे तो मशीनरी या फर्नीचर। ठीक है, अब देखो सर
रोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। मेरे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट हुए, एक तो गुड्स आ गए और दूसरा है पैसा चला गया। जब पैसा चला गया, मुझे पता है जब गुड्स आए, गुड्स एक एसेट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बट गुड्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, वर्ड यूज करूंगा परचेजेस। तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट 15,000। मेरे बिजनेस से कैश चला गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पर आ गया 15,000। एसेट का भी रूल लगा लो, परचेज वर्ड तो गुड्स के लिए यूज हो रहा है तो गुड्स अंदर आएंगे, एसेट इंक्रीज डेबिट होता है। सर कैश चला गया तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट होता है। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब उसने बोला परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। सर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि सर हमें कैसे पता लगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये तो आपने ऊपर लिखा हुआ था क्रेडिट परचेज, उसके नीचे एंट्री है तो हम ठीक है मान लेते हैं क्रेडिट परचेज है, बट पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर इसी को समझने के लिए ना ध्यान से सुनो, मैंने नीचे 2 नोट्स लिखे हैं, पहले उसको पढ़ते हैं फिर इस एंट्री को सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले ये तो डिटरमाइन करो कि कैश की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है, क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है। तो इसी को समझने के लिए नीचे क्या लिखा गया, उसने बोला कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, भले वो परचेज ऑफ गुड्स की हो या सेल ऑफ गुड्स की हो, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन भले ही वो परचेज ऑफ गुड्स की हो या सेल ऑफ गुड्स की हो और उसमें नेम ऑफ द सेलर या परचेजर गिवन हो। ठीक है, किस किस का नेम, अगर परचेज कर रहे हैं तो सेलर का नाम गिवन होना चाहिए, अगर सेल कर रहे हैं तो परचेजर का नाम होना चाहिए। अगर नाम गिवन है एंड देखो पहले इतना बढ़ाता हूँ, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल इफ द नेम ऑफ द सेलर और द परचेजर इज गिवन। एक तो कंडीशन ये है कि नाम गिवन होना चाहिए। क्या इसमें नाम गिवन है? द आंसर इज यस। उसने बोला परचेज किया रमेश से। ठीक है, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, सामने वाला सेल कर रहा है तो सेलर का नाम गिवन है। ठीक है सर। एंड का मतलब है ये कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, और का मतलब या तो ये या तो ये, एंड का मतलब दोनों ही फॉलो होने चाहिए। एंड इट इज नॉट स्टेटेड दैट इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इट इज अकाउंटेड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या मतलब है? उसने बोला देखो ऊपर वाली एंट्री में क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश। रमेश एक सेलर का नाम गिवन है, पहली कंडीशन फुलफिल्ड है। क्या मैंने आगे लिखे हैं इन कैश? द आंसर इज नो। उसने बोला कि नेम ऑफ द सेलर और परचेजर गिवन होना चाहिए और इट इज नॉट स्टेटेड, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मैं मानूंगा कि ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहली कंडीशन कि नेम ऑफ द सेलर और परचेजर गिवन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि वहां पर स्पेसिफिकली खुद नहीं लिखा होना चाहिए कि सर ये मेरी कैश की ट्रांजैक्शन है। तो सर ये मेरी क्या हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो नेम ऑफ द सेलर इज गिवन, क्या यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है कि कैश ट्रांजैक्शन? आंसर इज नो। तो मैं क्या मानूंगा? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अच्छा, सेकंड उसने बोला इफ इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज द नेम ऑफ द सेलर और द परचेजर इज नॉट गिवन। सर सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन है, ना सेलर का नाम गिवन है ना परचेजर का नाम गिवन है, तो क्या करूंगा? ना ही वहां पर स्पेसिफिकली लिखा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब उसने बोला परचेज गुड्स, ठीक है 10,000, अब ना तो सेलर का नाम गिवन है ना तो लिखा है कैश ट्रांजैक्शन है, तो क्या करूंगा? तो मैं खुद अपनी अजम्पशन मानूंगा कि कैश ट्रांजैक्शन है। सो इट इज अज्यूम्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन। अब सर एंट्री करते हैं। ये तो समझ आ गया कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों है, क्योंकि सेलर का नाम गिवन है और स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि ये इस सेलर ने बेचा है और कैश में बेचा है, तो इसका मतलब है क्रेडिट है। अब देखो एंट्री कैसे डालूंगा। सबसे पहले ये तो सेम रहेगा, परचेज अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहे हैं, वही 2 रूल लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज गुड्स तो कर लिए, दूसरा अकाउंट क्या होगा? सर मैंने परचेज तो कर लिए गुड्स, अब वो मेरा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर बनने का मतलब है मुझे उसको पेमेंट देनी है। अच्छा, अभी नहीं देनी, बाद में तो देनी है। हाँ, बाद में तो देनी है, तो इसको मैं लायबिलिटी बोल सकता हूँ, क्योंकि दिस इज द अमाउंट ओ बाय द बिजनेस। ठीक है, कि ये ऐसी अमाउंट है जो बिजनेस ओ करके रख रहा है किसी को देने के लिए, पेबल बाय द बिजनेस है। अच्छा, तो क्रेडिटर का नाम क्या गिवन है सर? रमेश। रमेश मेरा क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने क्या बोला था? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किसने गुड्स को दिया है? सर रमेश ने, तो वो गिवर है, तो इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट टू रमेश। सर अगर मॉडर्न अप्रोच लगाएं तो रमेश मेरी लायबिलिटी है, तो मुझे पता है कि रमेश लायबिलिटी है, तो इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिट परचेज से, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होता है। ठीक है सर, आई होप तुम लोग को दोनों एंट्रीज क्लियर होंगी। अब
एंट्री नंबर 6। अब वो बोलता है कि यदि अगर तुम्हें ऐसी एंट्री डालनी पड़ जाए जिसमें कैश परचेज भी हो, क्रेडिट परचेज भी हो, तो कैसे डालेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000। तो ठीक है सर, ये लो मैंने एंट्री डाली परचेज अकाउंट डेबिट। मैं ना नरेशन नहीं लिख रहा, तुम लोग एक बार नरेशन खुद देख लेना, कुछ नहीं करना। नरेशन है बीइंग वर्ड लिखो, आगे जो ऊपर एक्सप्लेन्ड है ना, ये जो ट्रांजेक्शन लिखी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। देखो सर, परचेज अकाउंट डेबिट 2, परचेज पहले कितने की ये देखो, कैश परचेज किया 10,000 का, क्रेडिट परचेज किया 5,000 का, टोटल 15,000 के गुड्स आ गए, तो मैंने 15,000 कर दिया डेबिट। अब इन 15,000 में से मैंने पेमेंट कितने की सर? 10,000 की पेमेंट की, तो मेरा कैश मेरे बिजनेस से गया 10,000। 2, अब सर उसने बोला 5,000 का क्रेडिट है। अब मेरे को यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं गिवन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर एक पर्सनल अकाउंट होता है, कोई इंसान का ही नाम होगा ना, कोई इंसान ही होगा वो, ठीक है, तो मेरे को नाम नहीं गिवन है, मैं लिख दिया 2 क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया 5,000, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये क्लियर होगा। अब एंट्रीज सबसे पहले सीखिए ओनर के रिलेशन में, कैश टू कैपिटल, फिर एसेट्स टू कैपिटल। ओनर पैसा लगा रहा है तो वापस भी लेके जा सकता है, तो आ गया ड्रॉइंग्स टू कैश। फिर बोला कि बिजनेस में पैसा तो आ गया, अब भैया गुड्स भी ले आओ ताकि बेच के प्रॉफिट कमा सके। तो गुड्स के रिलेशन में 4 ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू कैश। क्रेडिट परचेज हो तो परचेज टू क्रेडिटर। अब सर सेल की एंट्री देखते हैं, सेल की एंट्री क्या होगी? सेल्स भी 2 तरह की हो सकती हैं, क्रेडिट और कैश। और सर कैसे पता लगेगा क्रेडिट सेल है कैश सेल है? जो ऊपर नोट पड़ा है ना, वो परचेज पे भी एप्लीकेबल है और सेल पे भी एप्लीकेबल है। तो देखो सर, कैश सेल, कैश सेल 8,000 की कैश सेल की है। दिमाग लगाओ, मेरे बिजनेस के अंदर कैश आ गया क्योंकि किसी को गुड्स बेचे हैं तो कैश आया होगा और गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर चले गए। अगर मैं कैश के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मेरा रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। अब सर मेरे बिजनेस से गुड्स चले गए, गुड्स तो नाम लिखता नहीं हूँ बट ये सेल की है तो सेल लिखूंगा क्योंकि सेल इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर जब मैंने गुड्स को बेचा हो। अब गुड्स को बेचा तो यहाँ पर लिखूंगा सेल क्योंकि मेरे बिजनेस से गुड्स चले गए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट, और ये गुड्स भी एसेट है तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो 8,000। अब उसने बोला सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। सर ये क्रेडिट सेल कैसे हुई? नाम गिवन है और स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कैश है तो क्या है? क्रेडिट। अब देखो सर, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹10,000। अब उसने क्या बोला कि कृष्णा को गुड्स बेचे तो गुड्स तो बिजनेस से गए, इसका मतलब है कि सर यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, 2 सेल्स 10,000। मुझे एक बात बताओ, कृष्णा को मैंने गुड्स बेच दिए, गुड्स दे दिए, बोला पैसे बाद में दे दियो, ठीक है, पैसे बाद में देगा मतलब उससे पैसा रिसीव होना है, वो मेरा डेटर बन गया। डेटर मेरा क्या होता है? एसेट। यस और नो? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं रूल लगाता हूँ डेटर मेरा पर्सनल एसेट होता है, डेबिट द रिसीवर, गुड्स किसको रिसीव हो रहे हैं? सर कृष्णा को, तो वो मेरा डेटर बन गया, वो पैसा देगा तो उसको कर दो डेबिट। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट क्योंकि ये मेरा डेटर है और एसेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कृष्णा के आने से डेटर में एसेट बढ़ गया तो एसेट इंक्रीज डेबिट, गुड्स चले गए तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ठीक है सर। सर सिंपल है जर्नल को अगर तुम बेस बना लो तो, नहीं तो एक बात बताओ, तुम्हारे ऑलमोस्ट 25 से 30 सम्स हैं, हर एक 12 से 13 ट्रांजेक्शन हैं, 200 से ऊपर एंट्रीज कोई टीचर नहीं करवाने वाला। बेस बना रहा हूँ ताकि खुद सोचो, रूल्स ऑफ डेबिट में सारा समझा दिया ढंग से, यहाँ पर तुम्हारी बेसिक एंट्रीज मैं करवा रहा हूँ, सम्स की खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब तक खुद बेस नहीं बनाओगे, खुद नहीं सोचोगे कि एंट्री में क्या हो रहा है, तब तक कुछ नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ एक बार खुद भी इसको दिमाग लगाओ, कोई ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट खुद सोचने की कोशिश करो और उस पर रूल अप्लाई करो, तब तुम्हारे लिए जर्नल इजीली होगा, वरना एक काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है तुम्हारे करने के लिए। तो सर अब नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट टू कृष्णा ₹5,000। तो ठीक है सर, सबसे पहले तो मेरे बिजनेस में आया कैश, कैश अकाउंट को कर दो डेबिट, इसको बोलते 10,000। ठीक है, कृष्णा उसको भी बेचे थे तो कृष्णा डेबिट हो गया 5,000 से, और ये टोटल मेरी होगी सेल 15,000 से। इजी है, ठीक है। अब देखो सर, एक बार ना मैं तुम्हें बता दूँ शॉर्ट में, जब मेरा एक डेबिट होता है एक ही क्रेडिट होता है, जैसे ये एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। ठीक है, जब मेरा
कभी 2 डेबिट हो या 2 बार क्रेडिट हो, जैसे ये 2 डेबिट हुए, यहाँ पर 2 बार क्रेडिट हुआ और 1 बार डेबिट हुआ, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, वैसे इतना कुछ है नहीं, बट एक बार बता दिया कि कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट। ठीक है, या 2 डेबिट 2 क्रेडिट, इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब होता है एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट। एंट्री नंबर 10 सर, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को ध्यान से समझना। उसने बोला कि गोपाल को मैंने सेल किए थे, ठीक है, अब उसने गुड्स वापस कर दिए। ध्यान से समझो, मेरे बिजनेस के अंदर गुड्स आ गए। गुड्स तो वर्ड मैं यूज़ करता नहीं, तो इसीलिए मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करूँगा, क्या, सेल रिटर्न। तो सर मैंने एंट्री लिखी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब गुड्स वापस हुए तो एसेट इंक्रीज डेबिट, और डेबिट वर्ड कम दिन वाला रूल लगाया तो सेल रिटर्न हो गई डेबिट। अब ध्यान से समझना, जब मैंने गोपाल को गुड्स बेचे थे, ठीक है, जब मैंने गोपाल को गुड्स बेचे थे तो मैंने गोपाल को किया होगा डेबिट, क्योंकि वो मेरा डेटर बन गया। जब गोपाल को गुड्स बेचे थे वो हो गया मेरा डेटर, क्योंकि मैंने उसको तब डेबिट किया था। सर अब उसने गुड्स वापस कर दिए, मतलब अब वो मेरा डेटर रहा ही नहीं, मेरे को उससे कुछ लेना ही नहीं है। तो मतलब पहले गोपाल को किया डेबिट, अब उसने गुड्स वापस कर दिए, तो उसी गोपाल को अब कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि जब बेचा होगा तो डेबिट किया होगा डेटर मान के। अब सर जब उसने गुड्स ही वापस कर दिए तो क्या करूं, उसको क्रेडिट कर दो। तो यहां पर आ गया टू गोपाल 10,000, तो एंट्री होगी सेल रिटर्न टू गोपाल। नेक्स्ट सर गुड्स पर, अब देखो अगली एंट्री है परचेज रिटर्न की। ठीक है, गुड्स परचेज वर रिटर्न टू मनन। एक बार रुकना, ठीक है सर, उसने बोला मनन से गुड्स परचेज किए थे, गुड्स डिफेक्टिव निकल आए, वापस कर दिए। ध्यान से समझो, बिजनेस से गुड्स चले गए, बट सर गुड्स चले गए क्या सेल की मैंने? नहीं सर, सेल कहाँ की है, ये प्रॉफिट थोड़ा ना कमाया, ये तो जो परचेज किया तो उसको सीधा ही वापस कर दिया। तो गुड्स तो गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो मैं सेपरेट अकाउंट खोल दूंगा एक, परचेज रिटर्न। क्योंकि ध्यान से समझो, अगर मैं परचेज रिटर्न डिफरेंशिएट नहीं ना करता तो मैं क्रेडिट अगर किसी भी चीज़ को कर रहा हूँ तो उसको सेल भी मान सकता हूँ। सेल नहीं किया, इसमें प्रॉफिट नहीं है, 10,000 की गुड्स थी, 10,000 के उसको वापस कर दिए, इसलिए नाम यूज़ किया परचेज रिटर्न। अच्छा, अब सर सोचो कि जब मैंने उससे परचेज किया था तो मेरी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनन। मनन को क्रेडिट इसलिए किया था, मेरा क्रेडिटर है, मेरे को उसको पैसा वापस देना है। अब मैंने उसको गुड्स ही वापस कर दिए, तो मनन को पहले जो क्रेडिट किया था उसका कोई काम नहीं है, अब उसको कर दो डेबिट। यहाँ पर आ गया मनन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सपोज 10,000 के गुड्स हैं, तो यहाँ पर आ गया 10,000। एक बार एंट्री बता रहा हूँ, सबसे पहली कैश टू कैपिटल, दूसरी एसेट्स कैश टू कैपिटल, फिर एंट्री सीखी ड्राइंग्स टू कैश। ठीक है, फिर गुड्स के रिलेशन में परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज की एंट्री होती है परचेज टू कैश, क्रेडिट परचेज की परचेज टू क्रेडिटर। सेल की एंट्री होती है कैश टू सेल्स, और दूसरी एंट्री डेटर टू सेल्स। दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हैं, कैश डेबिट, डेटर्स डेबिट टू सेल्स। फिर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है सर जो भी जिससे मैंने परचेज किया, क्रेडिटर अकाउंट को कर दूंगा डेबिट टू परचेज रिटर्न, और सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। देखो सर, सॉरी, परचेज में हम क्रेडिटर को डेबिट करते हैं और सेल में डेटर को क्रेडिट करते हैं। देखो सर, नेक्स्ट बोलता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी खर्चा जो अभी है जिसका बेनिफिट अभी ही मिल जाएगा। सैलरी पेड, रेंट पेड, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, रेंट और रेंट हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी खर्चे जिनका बेनिफिट अभी ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक बात याद रखना, इसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू पेमेंट कर रहे हो तो कैश बिजनेस से गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पर आ गया 20,000। अब एक बात ध्यान से समझना जो समझा रहा हूँ, एंट्री तो इजी थी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को क्या, डेबिट पैसा चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश आ गया, मतलब कैश चला गया। जब भी एक्सपेंस की एंट्री डालोगे ना तो उस एक्सपेंस का नाम लिखना है। जैसे उसने बोला रेंट पेड 10,000, तो एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 5,000, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, उसने बोला सैलरी पेड, तो सैलरी टू कैश। इसका मतलब है हम पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। यार हमें बताना ना एंट्री पढ़ के एक्सपेंस टू कैश। अब भैया एक्सपेंस, बिजनेस में 10 तरह के खर्चे होते हैं, कौन सा खर्चा मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए नाम लिखेंगे। सर इनकम से मतलब पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। मेरे को पता है इनकम नॉमिनल अकाउंट रहता है, क्रेडिट
द एक्सपेंसेस और सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट कर दो तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू इनकम रिसीव्ड। और सर ध्यान रखना कि इनकम रिसीव्ड में बिना तुम लोग क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इनकम का नाम लिखोगे जो इनकम रिसीव हुई है। फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुई है, तो एंट्री पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है सर, तो ये हम लोगों ने एंट्रीज पढ़ी। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.